मैं फिर से आ गया हूँ आपकी फीस की क्लास लेकर, विजय नारायण गर्ग। हमने पिछली क्लास में, आपको याद होगा, हमने जाना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ी बहुत विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने कल्पना की थी। अब उसी क्रम में आपके सिलेबस में आगे है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जानने से पहले हम जानते हैं कि एक बार विद्युत बल रेखाओं पर चर्चा कर लें। आपने देखा था कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिस पर कोई परीक्षण आवेश लाने पर उस पे विद्युत बल का यानी कूलाम बल का अनुभव होता है, वो क्या कहलाता था? चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो थीं वो कहलाती थीं, क्या कहलाती थीं? वैद्युत बल रेखाएं। तो अब वैद्युत बल रेखाएं अगर हम प्रयोग के द्वारा जानना चाहें तो कैसे होंगी? तो अब सिंपल सा है, कोई आप विद्युत क्षेत्र तैयार कर दीजिए। सपोज इधर प्लस का और इधर माइनस का, क्यू चार्ज। अब इसमें जाहिर सी बात है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी कैसी होगी? वो ऐसी होगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि वो प्लस से माइनस की ओर चलती। अब इसकी दिशा कैसी होगी, कैसी होती हैं रेखाएं? अगर इसकी हमें कल्पना करनी है तो एक छोटा सा परीक्षण आवेश अगर हम इस छेद ई के अंतर्गत छोड़ देंगे तो वो जिस मार्ग से गमन करता हुआ बल, क्योंकि बल उसमें अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा तो परीक्षण आवेश किसी बल के कारण आगे विस्थापित होगा। जब विस्थापित होगा तो जाहिर सी बात है जिस मार्ग से वो जाए वो मार्ग वैद्युत बल रेखाएं का निरूपण करती। उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, उस पर हम चर्चा अब नहीं करेंगे। अब आज का जो टॉपिक आपका आता है वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, ध्यान रखिएगा, हमको पढ़ने में काफ़ी गलती हो जाती है। अभी कोई लोग फ्लक्स बोलते हैं तो फ्लक्स ये होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप याद करने पे कुछ लोग फ्लक्स लिख देते हैं, तो वो गलतियां ना करें आप। फ्लक्स लक्ष्य से याद रखें, लक्ष्य के आगे फ लगा दे, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब ये है क्या, इसके बारे में हम जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों पे हम फोकस करते हैं। जैसे एक बात आती है कि पृष्ठ, अभी पृष्ठ कैसा, तो कहते हैं हम लघु पृष्ठ। ये आपको टॉपिक में आएगा कहीं ना कहीं, लघु पृष्ठ या छोटा क्षेत्र। अब ये है क्या, ये कैसे कार्य करता है, तो इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो इस वैद्युत फ्लक्स को जानने से लघु पृष्ठ की बात की, इसको हम सरफेस यानी एस कह सकते हैं, और लघु है तो डी लगा सकते हैं, स्मॉल डेल्टा लगा सकते हैं, कुछ भी सब आप नोटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको समझना कैसे है? सपोज हमारे पास किसी भी चीज़ का एक छोटा सा पृष्ठ है, हम सपोज ये कोई हम बड़ा सा पृष्ठ, एक पृष्ठ मतलब कोई सरफेस है, तो कोई तल है, और इस तल पर हमें इसका कोई छोटा सा कोई हिस्सा हमने सपोज कर लिया ऐसे। अब इस पृष्ठ पर अगर हमें कल्पना करनी है कि, तो इस पृष्ठ को, ये पूरी सरफेस है यस, और इसको हम कह दिए डी एस, डेल्टा एस या डी एस, कुछ भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी मैटर नहीं। अब इसकी विशेषता क्या है? इसको हम एकांक पृष्ठ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, हमें इसकी बात करनी है। ये जो सरफेस है, आपने अक्सर पढ़ा होगा, चूंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कैसी राशि होती है? क्षेत्रफल होती है अदिश राशि, आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर ये, इसको हम एकांक सदिश बोलते हैं, ये सदिश क्षेत्रफल है। वो कैसे? अभी उसको डिफाइन करते हैं कि सपोज कोई सरफेस है और उस सरफेस में कोई बल कार्य कर रहा है और बल के साथ में हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस सरफेस से गुजर रही हैं, तो उस सरफेस में एक दिशा होती है जो उस सरफेस के लंबवत होती है, लंबवत परपेंडिकुलर। बिल्कुल इजी है आप समझना। सपोज मैं आपके सामने कोई छोटा सा, सपोज ये है आपके सामने एग्जैक्ट इमेजिनेशन। अब आपके सामने यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र होगा तो उस विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं लगातार निकल रही होंगी। अब निकल रही होंगी तो निकलते हुए अगर हम उस क्षेत्र के अंतर्गत हमने सामने एक पृष्ठ कोई रख दिया
तो जाहिर सी बात है वो बल रेखाएं इस पृष्ठ से भी होकर के इधर निकल रही होंगी। वो काल्पनिक है, हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो अनुभव में आती हैं जब हम कोई दूसरा परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। तो ये जो पृष्ठ है वो पृष्ठ में बल रेखा ऐसे होंगी तो ज़्यादा निकलेंगी, ऐसे कर देंगे तो कम निकलेंगी, या तिरछा कर देंगे तो कुछ ज़्यादा निकलेंगी। वो जो सब चीज़ें हैं वो पृष्ठ के निर्भर करती हैं कि पृष्ठ किस एंगल से रखा हुआ है, और उस प्रकार से इस पृष्ठ से जो निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। ये समझिएगा, किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो माप है उसकी बराबर होती है। अब फ्लक्स की क्या चीज़ है, फ्लक्स समझते हैं। फ्लक्स के लिए सिद्धांत ये है कि अगर ये सरफेस हमारा ds है, सपोज पूरे सरफेस की बात हम नहीं करते, इस ds की बात करते हैं, डेल्टा s की बात करते हैं, तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, वो प्रयोगों से निकाला गया, उसे हम फाई से शो करते हैं। वो फाई इज इक्वल टू ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट डेल्टा यस। ये डॉट आपने चूँकि सदिश राशि है और डेल्टा एस भी सदिश राशि है, अभी समझाया था मैंने। सदिश क्यों होगी, क्योंकि एकांक सदिश लेने पर ये जो एकांक क्षेत्रफल है, एकांक बोलने पर ये अदिश राशि भी सदिश के रूप में निरूपित हो जाती है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये सदिश क्षेत्रफल के रूप में गिना जाएगा। ये सदिश क्षेत्रफल कोई पूछे या एकांक सदिश क्षेत्रफल पूछे या एकांक क्षेत्रफल की बात करें, तब भी आप सबका आशय वही समझेंगे कि कोई ऐसा क्षेत्रफल होगा जिसकी दिशा उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ पे बात करें तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी। कोई भी पृष्ठ है और उस पृष्ठ के जिस हम हिस्से की बात करते हैं तो उसकी अगर दिशा की बात करें कि अगर ये वेक्टर सदिश है यानी वेक्टर क्षेत्रफल है तो उसकी दिशा किधर होगी, तो उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत उसकी दिशा होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो फार्मूला है वो इसी के लिए आया कि अब ये किस रूप में आता है, ये सदिश रूप में आता है। सदिश का जो सदिश गुणन आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, ई डॉट ए, और डॉट का मतलब कैसे वो भी समझते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई क्षेत्र है और यहाँ से ऐसे ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये ई है, और यहाँ हमने सामने आपके सामने कोई पृष्ठ तैयार कर दिया, जिस पृष्ठ का नाम है डेल्टा यस। अब ये पृष्ठ अगर ऐसे रखा है तो यहाँ से एंगल कैसे बन रहा होगा, ये सीधा सीधा एंगल ऐसे, ये एंगल समझ आ रहे होंगे। इसको हम अगर अलग से डिनोट करें तो ये पोर्शन बन रहा होगा, ये थीटा, अगर यहाँ से हम क्यू रूप में है और ये ई की बात करें और ये ds है, ये थीटा अगर ये हम सीधा लेते हैं इसके सामने तो ई की रेखा ऐसी है और इसकी भी रेखा ऐसी हो जाएगी। अभी हम इसको समझाते हैं क्लियर करके, घबराने की बात नहीं। सपोज ये हमारे सामने पृष्ठ है, मैं कुछ और बड़ा पृष्ठ लेता हूँ। सपोज मेरे पास में कुछ ये एक पुस्तक है। अब इस पुस्तक में एक पृष्ठ है और यहाँ मैंने ई बना दिया। इस ई की दिशा यहाँ से इधर की ओर है, ये प्लस का क्यू है तो बाहर की ओर दिशा होगी, आप जानते हो। सॉरी। अब इस दिशा के सामने ये मैं पृष्ठ लेके आया जिसको हम ds शो कर रहे हैं, हम पूरा डैश नहीं बना रहे, ये ds है। ये हमने इसके सामने ऐसे रखा तो इसकी जो दिशा होगी किधर होगी, बाहर की ओर। तो इसकी जो दिशा होगी यानी यस की जो दिशा होगी, हमने कोई ये डिजाइन कर दिया, चित्र को बनाना चाहे तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर की ओर, और इसकी दिशा भी किधर है, इधर की ओर। तो ई की भी दिशा इधर ही है और एस की भी दिशा इधर ही है, तो इनके बीच थीटा कितना बनेगा, जाहिर सी बात है जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा भी 0। और अगर इसको हमने, इस फल को हमने धीरे से ऐसे कर दिया, जस्ट इमेजिन हमने इस एकांक सदिश को इसके अंदिश कर दिया, जिस दिशा में ये है, पृष्ठ को अंदिश कर दिया, तो पृष्ठ की अब दिशा किधर होगी, हमने बताया था कि पृष्ठ की दिशा इसके लंबवत होती, तो इसकी दिशा ऊपर होगी,
यानी इसकी पृष्ठ की दिशा ऐसे, इसको हम जिसको यस कैप बना सकते हैं ना, दिशा के लिए बनाते हैं, वेक्टर में आप पढ़ा होंगे, और ई की दिशा किधर हो गई ऐसे, वो तो पहले से है, वो निर्धारित है। तो अब इनके बीच थीटा कितना हो गया 90 अंश। अगर हम इसको किसी एंगल पे दे दिया तो यस की दिशा ऐसी, तो वो इस प्रकार से वो थीटा डिसाइड होता है और ये फार्मूला डिसाइड होता है और इस फॉर्मूले में बनता है ई डेल्टा यस कॉस थीटा, जो कि सदिश गुणन नहीं होता, ये अदिश गुणन है। अदिश गुणन आपने डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं और ये फाई ई कहलाता है विद्युत फ्लक्स। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जब विद्युत फ्लक्स ऐसे होगा, इस रूप में होगा, तो वो ई और यस और डेल्टा ठीक कैसे हो, थीटा समझ में आ गया होगा। अगर ये अंदिश है, अंदिश मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, अभी बताया था जस्ट, ये पृष्ठ की दिशा और ये विद्युच्छेद की दिशा, दोनों के बीच थीटा क्या होगा 0 होगा। तो वो जब 0 होगा तो फाई क्या होगा ई डेल्टा यस और कास 0, कास 0 का मान मैक्सिमम होता है 1 होता है, आप जानते होंगे। जब कास 0 का मान 1 होगा तो 1 का मतलब कि सीधा ई डेल्टा यस और ये कास 0 1 हो गया, यानी ई डेल्टा यस। ये जो फाई है यही फाई कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं तथा विद्युत क्षेत्र की जो क्वांटी है, यानी सरफेस की जो वेक्टर सदिश है और ये ई है, इनका गुणनफल ये फाई कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। आसानी से आप समझ सकते हो। और वो मैक्सिमम कब होगा, जब फाई इक्वल टू 0, अर्थात विद्युत क्षेत्र इसके एकदम से सामने से रखा हुआ हो तब। अगर ये नहीं है तो गड़बड़, ये आपको समझना है। तिरछा होगा तो 0 अंश हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 अंश। अगर 90 हो गया तो cos 90 इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू 0। मैं बोर्ड पे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड होती हैं समय समय पर। तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। ये वैद्युत फ्लक्स कन्फर्म हो चुका होगा। तो इस प्रकार से जो मेन फार्मूला है वो निकलेगा वैद्युत फ्लक्स का, फाई इक्वल टू ई डेल्टा यस कॉस थीटा, वैद्युत फ्लक्स। और जो वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या है, पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की जो संख्या है वो तीव्रता के बराबर होती है। अब आपको समझ में अब इस फ्लक्स के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव। समझना बहुत ही इजी, वैद्युत द्विध्रुव। हमने पहले भी आपसे बताया है कि अगर आपने परिभाषाओं को रट्टा से मारना शुरू किया तो आपको फिजिक्स टफ लगेगी, लेकिन अगर आपने फिजिक्स के शब्द को समझ करके परिभाषा डिज़ाइन करना, परिभाषा बनाना सीख गए तो आपको बहुत ही आनंद आएगा फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स सॉल्व करने में और फिजिक्स बताने में भी। द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब समझ रहे होंगे कुछ अलग, जैसे नॉर्थ साउथ उल्टा सीधा है। दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं कैसी चीज़ें, कुछ चीज़ें कैसी, वो विद्युत संबंधी, यानी विद्युत में क्या आवेश, सिंपल सा सॉरी। तो विद्युत की चीज़ें यानी विद्युत मतलब आवेश, तो पहली बात सिंपल सा आवेश क्यों। अब द्वि तो द्वि क्यों यानी दो क्यों। ध्रुव मतलब अपोजिट चीज़ें कुछ, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, चुंबक में भी होता है ना साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो ऐसे ये अब विपरीत है तो मान लो एक प्लस का कर दो और एक माइनस का कर दो। अब द्विध्रुव, अब कोई एक ही चीज है तो कुछ एक ही चीज होंगी, तो मान लो ये कोई ये बिंदु है, एक बिंदु ये है, इनके बीच में ऐसे कर दो, एक ही चीज हो गई। इस पर आवेश प्लस क्यू, इस पर आवेश माइनस क्यू, ये कह बन गया विद्युत द्विध्रुव। अब यह है क्या, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकृति के, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक अल्प दूरी में स्थित आवेशों के जो निकाय है, समझना, परिमाण में बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों
के अल्प दूरी में स्थित निकाय, अल्प दूरी मान लीजिए 2L हो गई या 2A हो गई, सपोज 2A क्यों, कैलकुलेशन में हमको आसान लगेगा, तो ये कहलाया विद्युत द्विध्रुव। आप समझ गए होंगे। अब इस पर जो परिमाण है, इसी के आगे एक टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन उसको पहले फिर से इसको समझिए। परिमाण में बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर स्थित आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उन आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? P को वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण, ये भी आप समझ लेंगे। इसका मात्रक भी सीधी सी बात है, Q है, A है यानी कूलाम, और A मतलब दूरी, कूलाम मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अब कूलाम भी अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है, तो कूलाम मीटर यानी विद्युत आघूर्ण भी अदिश राशि होगी। ये बहुत ही आसान है, ये बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब जो आपके जो टॉपिक में है, जो हमें पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, तो उसमें है वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। आपके टॉपिक में सिर्फ क्षेत्र लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव है कि कौन सा क्षेत्र होगा, वो वैद्युत क्षेत्र होगा, कोई कबड्डी का मैदान नहीं। तो ये हमें समझने के लिए फिर से हमें समझना है। द्विध्रुव समझ चुके होंगे, द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव पर ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव कर किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर है। यह एक अदिश राशि है। विमा भी आप निकाल सकते हो चाहे तो, डायमेंशन। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र को कैसे पढ़ेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र यानी E, सीधा सीधा समझने के लिए। अब इसके दो तरीके। अब तभी तक हमारे पास एक ही आवेश होता था। हमने कूलाम का नियम को माध्यम से हमने समझा कि किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, वो हमने फार्मूला में निकाला था। जो फार्मूला था E = 1/4πε0 Q/r²। ये सिंपल एक आवेश के कारण था। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि द्वि आवेश होते हैं, +Q और ये -Q, और इनकी बीच की दूरी यदि मान लिया हमने क्या थी, 2A, तो अब इनके कारण दूरी कैसी होगी, तो इसमें दो स्थितियां बनती हैं, समझना। एक तो दो आवेश हैं, या तो इधर रख दें या इधर रख दें। तो ये जो इसके एक्सिस में जो दूरी है बिंदु की, जहाँ पर हमें ज्ञात करना है, कोई परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे, सपोज यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए P बिंदु कोई। अब इस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसके कारण कितनी होगी, इसके कारण कितनी होगी, फिर परिणामी कितनी होगी, तो वो जो निकलेगी, जो परिणामी निकलेगा वही हमारा टॉपिक है। अगर इसके अलावा ये तो कब हो गया, जब उसी विद्युत धुरी के लाइन में रख दिया, और एक टॉपिक हुआ अगर यहाँ रख दिया हमने कहीं, या यहाँ कहीं रख दिया, वो वहाँ बिंदु P हो गया, तो उस पर तो इसके कारण अलग दिशा बनेगी, इसके कारण अलग दिशा बनेगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो दिशा का फैक्टर इसमें लागू होता है। तो इसमें दो स्थितियां हमने बनाई। एक हुई जब उसके एक्सिस में रखें यानी अनुदैर्ध्य रखें या अच्छी रखें, और दूसरा जब उसके अच्छी में रखें। तो पहली टॉपिक हम लेते हैं अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में, अब स्थिति आप समझ चुके होंगे कि जब कोई परीक्षण आवेश अच्छी, या इसको अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं,
अंदर, यानी उसी के अकॉर्डिंग रख दिया गया तो वो कहलाएगा अच्छी स्थिति। और जब उसके अपोजिट होगा तो वो कहलाएगा अनुप्रस्थ स्थिति, अपोजिट। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। माना कोई परीक्षण आवेश Q यहाँ पे रखा हुआ है, Q नॉट कह सकते हैं, या कुछ नहीं रखा हुआ, छोड़ो, हम सीधी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर कोई द्विध्रुव है, बिंदु A पर है, ये बिंदु B पर, हमें बिंदु P पर निकालना है। तो बिंदु A के कारण यहाँ की, तब A से कैसे निकालेंगे? तो कुल दूरी कितनी है ये 2a, तो इसकी जो बीचों बीच स्थिति है ये मान लो A हो गई, इधर भी A और इधर भी A, आधी दूरी बांट देते हैं दोनों में। और यहाँ से जो दूरी है इस बीचों बीच से, सपोज इसकी दूरी है r, क्योंकि द्विध्रुव है तो द्विध्रुव पर भी हम बीचों बीच से गणना करेंगे। अगर इधर से करेंगे तो इधर कम पड़ जाएगा, तो बीच से हमने गणना की, जिस यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है r है, और इस r दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो पहले हम निकालेंगे कि आवेश प्लस Q आवेश के कारण, जो प्लस Q आवेश कहाँ है, ये है बिंदु A पर, तो उसके लिए हम E1 रख दिया है या EA लिख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, E1 लिख दिया। उसके लिए तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा था, उसके लिए आपने तीव्रता का सूत्र पढ़ा था पहले भी, वो होता है E = 1/4πε0। अब वहाँ पर क्या है Q, क्योंकि परिमाण में दोनों बराबर होते हैं, अब बटे r²। अब r की दूरी यहाँ से कितनी हो गई, इस यहाँ से, ये कुल दूरी यहाँ से r है, इतनी दूरी a है, तो यहाँ से की दूरी कितनी कहलाएगी, ये r माइनस a कैसे, क्योंकि ये जो दूरी है यहाँ से ली गई है r, हमें गणना कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, तो ये जो दूरी एक्स्ट्रा है ये हमने घटा दिया, तो ये जो दूरी a से निकल आई यहाँ तक की वो r - a, ये हमारी दूरी निकली। तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा r - a का होल स्क्वायर, और अब चाहो तो ये r - a का वेक्टर भी लिख सकते हो भविष्य के लिए, ऐसे समझने के लिए। ना लिखो तब भी कोई भी समझने की बात नहीं है, ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। फिर माइनस Q आवेश के कारण देख लीजिए, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता तो कितनी मान लीजिए E2 है, तो वहाँ पे Q 1/4πε0 Q। अब यहाँ से दूरी कितनी हो गई, यहाँ तक के r थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा है और आगे जाए तो इसकी r + a, तो ये बन जाएगा r + a का होल स्क्वायर, तो r + a का एकांक वेक्टर भी लिख सकते हो चाहो तो। अब हमको चूंकि बिंदु P पर कुल निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसकी क्या बनेगी, वो बनेगी कुल तीव्रता, यानी बिंदु P पर परिणामी इसे लिख सकते हैं या कुल लिख सकते हैं, कुल तीव्रता या क्षेत्र, जिसको हम लिखा है आपके टॉपिक में E है अगर, तो बराबर क्या होगा E1 प्लस। अब हमें समझना है कि इस बिंदु P पर जो परिणामी होगी वो कैसी होगी, जरा समझना। ये प्लस का है, प्लस Q का है, तो इसके बाद जो तीव्रता दिशा होगी वो किधर होगी, वो इधर होगी, यानी E1 इधर तरफ होगा, और इसके कारण इधर होगी क्योंकि माइनस के अपनी तरफ बुलाएगा, तो इसकी इधर होगी, तो E2 इधर होगी। तो जो परिणामी होगी वो क्या होगी, दोनों के अंतर के बराबर होगी, तो ये हो गया परिणामी तीव्रता = E1 - E2। अब E1 E2 भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। E1 क्या है, ये रखा हुआ है, इनमें दोनों देख लीजिए, दोनों पॉइंट कॉमन है, ये Q सब इनको बाहर निकाले रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि बोर्ड में समस्या होगी फिर आपको मिटाना पड़ेगा Q, और ये हो गया 1/r - a का होल स्क्वायर प्लस 1/r + a का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/4πε0 Q, ये लासा लिया जाएगा r - a का होल स्क्वायर, और ये r + a का होल स्क्वायर, ये कटेगा, ये ऊपर होल स्क्वायर तोड़ेगा तो ये आएगा r + a का होल स्क्वायर। इसको भी तोड़ देते हैं, r² + a² + 2ra, अभी चूँकि प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, फिर माइनस, अब इसके चिन्ह बदल जाएंगे, r² - a² + 2ra, ये r² कैंसिल आउट, a² कैंसिल आउट, 2r यहाँ बचा, और ये r + a और r - a, समझना r + a और r - a,
क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इनका होल स्क्वायर लगा तो इनका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, यहाँ पे 2RA प्लस 2RA यानी 4RA। तो 4RA को हम अपने समझौते के साथ लिखते हैं 2A इंटू 2R, 4RA हो जाएगा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा सिंपल फार्मूला बना। अगर इसको हम और आसानी से डिफाइन करना चाहें और आसान बनाना चाहें और हम ये कल्पना करें कि जो ये ए की दूरी है, जो ए क्या है, इनके बीच की दूरी ये आर की तुलना में बहुत कम है, यानी यदि ए इज वेरी वेरी लेस देन आर तो ए का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाए तो इसका स्क्वायर हम निगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। और अभी मैंने पढ़ाया था Q इंटू 2A यानी आवेश और उनके बीच की दूरी, ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव। और ये हुआ तो आसान समझने के लिए तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q इंटू 2A बन गया है क्या, ये हो गया P इंटू आर और ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर नगण्य हो गया, बहुत छोटा तो होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया तो क्यूब बचेगा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कर लो, ये कट गया। अब फाइनल सोल्यूशन क्या बचा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई आर क्यूब, मात्रक वही जो था पहले, न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता। फिर से एक बार मैं टॉपिक की समरी करता हूँ, अधूरा टॉपिक है अभी। पहले हमारे पास द्विध्रुव है, उसकी हमें गणना करनी है, उसके कारण क्षेत्र की तीव्रता। ये द्विध्रुव लिया हमने, उसके बीचों बीच से हमने दूरी नाप ली r, वहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी। दो स्थितियाँ बताई थी, अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति और अनुप्रस्थ स्थिति। अच्छी स्थिति में Q प्लस Q कारण तीव्रता इधर की ओर, इसकी दिशा इधर होगी क्योंकि बाहर की ओर धक्का देगा, ये माइनस Q है, इसका दिशा अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर बुलाएगा क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है, ये इधर की ओर दोनों लड़ेंगे, जो परिणामी होगा वो हमें ज्ञात करना है। एक कारण तीव्रता निकाल ली, बी कारण निकाल ली, दोनों कारण निकालने के बाद जो परिणामी है वो क्या होगी, E1 माइनस E2 होगी। दोनों का मान हमने यहाँ रख दिया, यहाँ से ये चीज़ें कॉमन निकाल ली, 1/4 और Q, ये जब कॉमन निकाल आए जो ये आया, इसको हम हल करेंगे जैसे हम भिन्न हल करते हैं। उस भिन्न का हल करने के उपरांत तो ये सूत्र तोड़ने के बाद हमें ये प्राप्त होगा। अभी हम जो 4AQ प्राप्त हुआ, उस 4A को हमने फार्मूला बेस बना लिया, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले ही, क्या पढ़ा है, ये क्यों हुआ, क्योंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, ये अभी आपने पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले, ये हमने बना लिया। अब ये हुआ, इसको सॉल्व किया, ये A यदि A R की तुलना में बहुत छोटा है तो A स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। A स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर दिए, नगण्य कर दिए अपने कैलकुलेशन के लिए, तो A स्क्वायर यहाँ से इस पद से गायब हो गया। यहाँ पे बचा R स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, P बचा, यहाँ R स्क्वायर और R मिलकर R क्यूब हो गए। ये आपका कब का फार्मूला है, जब विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। आपको न्यूमेरिकल लगाने में याद रखना पड़ेगा, आपको दो कंसेप्ट मिलेंगे, अच्छी वाला भी निरक्षी वाला भी, तो किसका कौन सा फार्मूला यूज करना है वो आपको समझेंगे, और दोनों फार्मूलों में अंतर क्या है ये भी आप समझेंगे। तो आज की क्लास में अच्छी स्थिति पढ़ चुके हैं, और जो अगली क्लास होगी उस पर हम पढ़ेंगे कि निरक्षी स्थिति में, यानी यदि कोई बिंदु यहाँ पर हो तो वो कैसे ज्ञात होता है, और बाकी जो आपके क्लास के शेष टॉपिक हैं वो भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक पर, इसी चैनल पर। मैं विजन रणगर्ग, धन्यवाद।